हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोग यहाँ पर एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 11th की पाठ्यपुस्तक विश्व इतिहास के कुछ विषय कवर कर रहे हैं। आज आपका इसी क्रम में अध्याय 11वां है। यहाँ पर हम लोग आधुनिकीकरण के रास्ते इसका पार्ट 2 कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है। यहाँ पर हम लोगों ने पार्ट 1 में चीन और जापान के बारे में पढ़ा था। हम लोगों ने वहाँ पर जाना था दोनों के भौगोलिक क्षेत्रफल के बारे में, वहाँ की जनसंख्या के बारे में, वहाँ पर सैन्य व्यवस्था या प्रशासनिक व्यवस्था या शासन व्यवस्था कैसी रही है वो भी हमने पढ़ा था। और हमने वहाँ पर एक बात ये जानी थी कि जापान भले ही छोटा देश हो लेकिन सैन्य मामले में या फिर प्रशासनिक मामले में चीन से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रहा है। और यही कारण है कि जापान ने 1895 में चाइना को और 1905 में रूस को मात दी है। अब जब 1895 में युद्ध में इसने चाइना को हराया है, 1905 में इसने रूस जैसे बड़े देश को हराया है, तो इसके बाद जापान के भीतर एक कॉन्फिडेंस की भावना आ गई है, यानी एक प्राउड की भावना आ गई है कि जब हम इन बड़े देशों को हरा सकते हैं तो क्यों ना दुनिया में हम लोग भी अपने ओपन बेस स्थापित करवाएं, यानी अपने अपने साम्राज्य का विस्तार करवाएं। तो इसी होड़ में जापान जो है 1939 में जो विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ है, इसमें ये कूद पड़ा है। जापान का मकसद सिर्फ इतना ही है कि दुनिया को अपनी ताकत का लोहा मनवा देना है, क्योंकि इसने दो बड़े देशों को हराया है, एक चीन को हराया है और रूस को हराया है। लेकिन इसे ये नहीं मालूम है कि तब तक अमेरिका भी पावर में आ गया है और अमेरिका अच्छी खासी पावर में आ गया है, क्योंकि जो पूर्व के देश थे यानी यूरोप और एशिया के देश थे, बड़े बड़े जो देश थे, उनमें द्वंद्व चल रहे थे। द्वंद्व का मतलब क्या है, वहाँ पर गणतंत्र या लोकतंत्र की स्थापना के लिए प्रयास चल रहे थे, तरह तरह की सरकारें बन रही थी, बिगड़ रही थी। तो वहाँ पर वो देश जो थे स्ट्रांग अवस्था में नहीं थे, सुदृढ़ अवस्था में नहीं थे। लेकिन अमेरिका जो था प्रॉपर रूप से वहाँ पर लोकतंत्र की बहाली के बाद वहाँ पर विकास भी हुआ, वहाँ पर सैन्य ताकत भी उन्होंने बढ़ाई। तो जापान जो है 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की जब स्टार्टिंग हुई है तो ये भी अपना साम्राज्य बढ़ाने के उद्देश्य से द्वितीय विश्व युद्ध में कूद पड़े हैं। और इन्होंने सबसे बड़ी गलती क्या कर दी है, इन्होंने अमेरिका के एक सैन्य बेस जिसका नाम है पर्ल हार्बर, इस पर आक्रमण कर दिया है। इस पर आक्रमण करने से ये हुआ है कि जो अमेरिका जो कि लंबे समय से अपने आप को द्वितीय विश्व युद्ध से अलग रखे हुए था, उसे भी मजबूरी में इस युद्ध में कूदना पड़ा है। भाई जब आप किसी देश के सैन्य ठिकाने को उड़ाएंगे, किसी देश के सैन्य बेस को निशाना बनाएंगे तो कोई भी देश चूकेगा नहीं। यही कारण हुआ कि अमेरिका को भी द्वितीय विश्व युद्ध में कूदना पड़ा। और मजबूरी में अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को जापान के दो शहरों नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराए हैं। इसी के साथ जापान ने सरेंडर भी कर दिया है। तो यहाँ पर जो आपकी हेडिंग है आधुनिकता पर विजय, वो इसी से संबंधित है। क्योंकि पार्ट 1 में हम लोग पॉइंट जो नोट डाउन कर रहे थे, सब हेडिंगें जो लिख रहे थे वो जापान के भीतर ही लिख रहे थे। तो आज आपकी पार्ट 2 की जो पहली हेडिंग है आधुनिकता पर विजय, ये जापान के अंदर ही आएगी, यानी आपकी जापान के अंदर ही सब हेडिंग है आधुनिकता पर विजय। हमने पार्ट 1 में 15 पॉइंट नोट डाउन कर लिए थे, अब यहां पर 16वां पॉइंट आएगा। यहां पर बताया गया है सत्ता केंद्रित राष्ट्रवाद को 1930-40 के दौरान बढ़ावा मिला, जब जापान ने चीन और एशिया में अपने उपनिवेश बढ़ाने के लिए लड़ाइयां छेड़ी। और ये लड़ाइयां दूसरे विश्व युद्ध में जाकर मिल गईं, जब जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला किया। अब देखिए यहां पर क्या है कि जब जापान ने ये अभियान किए हैं तो जापान के भीतर से ही कुछ लोग ऐसे थे जो जापान का समर्थन करते थे कि मारो, जाओ, लड़ो। तो कुछ लोग इसी प्रवृत्ति के थे, यानी इस दौर में देशभक्तों की ऐसी संस्थाएं बनी जो युद्ध का समर्थन करती थी। जैसा कि हर देश में होता है, कुछ लोग, कुछ अंधभक्त इस तरह के होते हैं जो अपनी सरकार का बिना कुछ सोचे समझे समर्थन करते हैं। वो यहाँ पर भी थे। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर वही सब चीजें हुई हैं। जापान आगे बढ़ता गया है, कुछ लोगों का हुजूम, जापान का साहस बढ़ाता गया है, करना चाहिए जापान को, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो वही सब बातें यहाँ पर बताई गई हैं। तो यहाँ पर आपने 15 पॉइंट लिख लिए हैं। अब आपका 16वां पॉइंट आपका आएगा। इसमें आप लिखेंगे सत्ता केंद्रित राष्ट्रवाद को 1930-40 के दौरान बढ़ावा मिला, जब जापान ने चीन और एशिया में अपने उपनिवेश बढ़ाने के लिए लड़ाइयां छेड़ी। इसी में सब पॉइंट, ये लड़ाइयां दूसरे विश्व युद्ध में जाकर मिल गईं, जब जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला किया। अब देखिए जैसा कि आप लोग अभी इस पैराग्राफ में देख चुके हैं कि यहां पर कुछ ऐसा वर्ग भी है जापान के भीतर जो कि इसका समर्थन कर रहा है, जिसे देशभक्त बोला गया है। कुछ लोग ये भी हैं कि यहां पर जो ये मानते हैं कि हम लोगों का विकास बिना पश्चिमी मूल्यों को अपनाए नहीं हो सकता है। कुछ लोग यहां पर ऐसे भी हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि कुछ चीजें
पश्चिम से अडॉप्ट कर लें और कुछ हमारी जो परंपरागत चीज़ें हैं उन्हें उनके साथ मिश्रित कर दें। ऐसे करके हमारी संस्कृति भी बची रहेगी और हम आधुनिक भी बन जाएंगे। कुछ लोग ऐसी प्रवृत्ति के हैं। तो यहाँ पर वही है, 1943 में यहाँ पर एक संगोष्ठी हुई, आधुनिकता पर विजय। इसमें जापान के सामने जो दुविधा थी उस पर चर्चा हुई, यानी आधुनिक रहते हुए पश्चिम पर कैसे विजय पाई जाए, ये यहाँ पर टॉपिक था। तो यहाँ पर संगीतकार हैं मोरोई साबरो, इन्होंने सवाल उठाया कि संगीत को ऐन्द्रिक उद्दीपन की कला से वापस लाकर आत्मा की कला के रूप में उसका पुनर्वास कैसे कराया जाए। वे पश्चिमी संगीत को नकार नहीं रहे थे, लेकिन ये ऐसी राह खोज रहे थे जहां जापानी संगीत को पश्चिमी वाद्यों पर बजाए या दोहराए जाने से आगे ले जाया जा सके। दर्शन शास्त्री निशितानी केजी ने आधुनिक को 3 पश्चिमी धाराओं के मिलने और एकता से परिभाषित किया: पुनर्जागरण, प्रोटेस्टेंट सुधार और प्राकृतिक विज्ञानों का विकास। उन्होंने कहा कि जापान का फर्ज बनता है कि एक नई विश्व पद्धति, एक विशाल पूर्वी एशिया के निर्माण का। यानी तरह तरह के यहाँ पे देशभक्त हुए हैं जिन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो जापान से ये कह रहे हैं कि आप लोग पश्चिमी मूल्यों को आत्मसात कर लें और उसमें कुछ अपने परंपरागत मूल्यों को मिलाकर अपने आप को और ज्यादा विकसित बना लें। तो ये सब बातें यहाँ पर चल रही हैं। तो यहाँ पर अब आप लोग 16वां पॉइंट यहाँ पर नोट डाउन करेंगे, सॉरी 17वां पॉइंट आएगा। 16वां पॉइंट आपने लिख लिया है, 17वां पॉइंट आएगा। इसमें लिखेंगे 1943 में एक संगोष्ठी हुई, आधुनिकता पर विजय। इसमें जापान के सामने जो दुविधा थी उस पर चर्चा हुई, यानी आधुनिक रहते हुए पश्चिम पर कैसे विजय पाई जाए। यह आपका 17वां पॉइंट है। अब देखिए यहां पर जो नाम दिए हुए हैं वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हर देश में ऐसे कुछ व्यक्ति होते हैं जो अपने देश की संस्कृति और पश्चिमी मूल्यों को या विदेशी मूल्यों को आत्मसात करने के फेवर में होते हैं। तो यहां पर वही सब चीजें हैं, हम इन्हें सबको नहीं लिखेंगे। अब देखिए आपकी अगली सब हेडिंग है, जापान के भीतर ही है, हार के बाद एक वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में वापसी। हार के बाद का मतलब क्या है कि जब जापान ने पर्ल हार्बर पर आक्रमण कर दिया है उसके बाद अमेरिका को भी द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होना पड़ा है और अमेरिका ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उस प्रतिक्रिया का परिणाम यह हुआ है कि जापान को उसने घुटने के बल ला दिया है। तो यहां पर बताया गया कि जापान की औपनिवेशिक साम्राज्य की कोशिशें संयुक्त बलों के हाथों हार कर खत्म हो गई। जापान का जो सपना था कि हम औपनिवेशिक साम्राज्य खड़ा करेंगे ब्रिटेन की तरह, वो सपना चकनाचूर हो गया है। लेकिन फिर भी जापान ने हार नहीं मानी है। जापान ने बेशक सैन्य निरस्त्रीकरण कर दिया है, लेकिन उसके बाद इसने अपने व्यापार पर, वाणिज्य पर फोकस दिया है। तो यहां पर बताया गया कि अमेरिकी नेतृत्व वाले कब्जे के दौरान जापान का विसैन्यीकरण कर दिया गया और एक नया संविधान लागू हुआ। इसके अनुच्छेद 9 के तथाकथित युद्ध न करने के वाक्यांश के अनुसार युद्ध का राष्ट्रीय नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल वर्जित है। यानी तभी से जापान ने अपनी जो युद्ध की नीति थी वो त्याग दी। तो आप इसमें 18वां पॉइंट यहां पे नोट डाउन करेंगे। इसमें लिखेंगे अमेरिकी नेतृत्व वाले कब्जे के दौरान जापान का विसैन्यीकरण कर दिया गया और एक नया संविधान लागू हुआ जिसके अनुसार युद्ध का राष्ट्रीय नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल वर्जित है। जिसके अनुसार युद्ध का राष्ट्रीय नीति के साधन के अनुसार जिसके अनुसार युद्ध का राष्ट्रीय नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल वर्जित है। यह आपका 18वां पॉइंट है। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद तमाम राजनीतिक पार्टियां सत्ता में आ गई हैं और जंग के बाद फिर चुनाव भी हुए हैं। तो यहां पर अब आप लोग लिखेंगे, नोट डाउन करेंगे, जंग के बाद पहले चुनाव 1946 में हुए और इसमें पहली बार महिलाओं ने भी मतदान किया। इससे पहले जापान में महिलाओं को मतदान करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। तो आपने 18 का सब पॉइंट नोट डाउन कर लिया होगा। अब देखिए यहां पर वही सब चीजें बताई गई हैं। अपनी भयंकर हार के बावजूद जापानी अर्थव्यवस्था का जिस तेजी से पुनर्निर्माण हुआ उसे एक युद्धोत्तर चमत्कार कहा गया। लेकिन यह चमत्कार से कहीं अधिक यह था कि इसकी जड़ें जापान के लंबे इतिहास में निहित थी। जैसा कि हम लोगों ने पार्ट 1 में स्टार्टिंग में ही बताया था कि जापान का एक लंबा सुदृढ़ इतिहास रहा है। यानी जापान यूं ही एक महाशक्ति के रूप में नहीं उभरा है। जापान ने यूं ही बड़े बड़े देशों को पटकनी नहीं दी है। उसके पीछे भी कई सारे कारण रहे हैं। तो यहां पर बताया गया कि युद्ध से पहले के काल की सामाजिक संबद्धता को गणतांत्रिक रूपरेखा के भी सुदृढ़ किया गया। इसके चलते सरकार नौकरशाही
और उद्योग के बीच एक करीबी रिश्ता कायम हुआ। यानी कि युद्ध से पहले का जो सामाजिक संबद्धता थी, गणतांत्रिक रूपरेखा थी, उसको और ज्यादा सुदृढ़ किया गया। तो ऐसे करके यहाँ पर जो उद्योग वगैरह है, उद्यम वगैरह है, उनको बढ़ावा मिला है। तो यहाँ पर हम लोगों ने कौन सा पॉइंट नोट डाउन किया है, ये मैंने 18वां पॉइंट यहाँ पे आपको लिखवाया है। अब आपका 19वां पॉइंट यहाँ पर आएगा। इसमें आप लिखेंगे युद्ध से पहले के काल की सामाजिक संबद्धता को गणतांत्रिक रूपरेखा के बीच सुदृढ़ किया गया, जिसके चलते सरकार, नौकरशाही और उद्योग के बीच एक करीबी रिश्ता कायम हुआ। अब देखिए यहां पर समझने वाली बात यह है कि जापान ने जब अपनी अर्थव्यवस्था का विकास किया युद्ध के बाद, तो इसमें अमेरिका ने और कोरिया जैसे देशों ने भी योगदान दिया है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका इनका दुश्मन बन गया है, अमेरिका ने इनका निरस्तीकरण कर दिया है। यानी कि जो युद्ध के लिए जो ये लोग जो हमेशा उत्सुक रहते थे, वो इनके सपने चकनाचूर कर दिए। लेकिन फिर भी यहां पर अमेरिका ने इनके वाणिज्य या व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इनको सहयोग भी प्रदान किया है। तो यहां पे बताया गया कि अमेरिकी समर्थन और साथ ही कोरिया और वियतनाम में जंग से जापानी अर्थव्यवस्था को मदद मिली। तो ये लिखना नहीं है, केवल आप जान लीजिए। अब देखिए इसी का परिणाम यह है कि जब जापान ने अपना आर्थिक विकास किया है, तो 1964 में टोक्यो में ओलंपिक खेल जापानी अर्थव्यवस्था की परिपक्वता के प्रतीक बनकर सामने आए हैं। इसके बाद 1964 में ही जापान ने बुलेट ट्रेन का जाल भी स्थापित किया है, यानी बुलेट ट्रेन का जाल भी फैलाना स्टार्ट कर दिया है। इसके अलावा जापानियों ने नई प्रौद्योगिकी के जरिए बेहतर और सस्ते उत्पाद बाजार में उतार सके हैं, ये ताकि इनकी बाजार में पकड़ मजबूत बन सके। अब देखिए यहां पर एक चीज है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, ये वाला 20वां पॉइंट। इसमें आप लिखेंगे 1964 में टोक्यो में हुए ओलंपिक खेल जापानी अर्थव्यवस्था की परिपक्वता के प्रतीक बनकर सामने आए। ये आपका 20वां पॉइंट है। अब देखिए यहां पर भी चूंकि जब नए सिरे से यहां पर अर्थव्यवस्था का विकास होने लगा है, तो यहां पर भी कुछ आंदोलन उठ खड़े हुए हैं। तो 1960 के दशक में यहां पर नागरिक समाज आंदोलन का विकास हुआ है। यानी कि ये नागरिक समाज आंदोलन जो थे, ये बढ़ते औद्योगिकीकरण की वजह से जो सामाजिक और आर्थिक रूप से जो सुदृढ़ हो रहे समाज पर स्वास्थ्य और पर्यावरण का जो दुष्प्रभाव पड़ रहा था, उसके विरोध में खड़े हुए थे। यानी बढ़ते औद्योगिकीकरण की वजह से स्वास्थ्य और पर्यावरण पर पड़ रहे दुष्प्रभाव को पूरी तरह से नजरअंदाज करने का विरोध किया गया। इसके बाद 1960 के दशक में वहां पर मिनमाटा जो पारे का जहर फैला है, 1970 में उत्तरार्ध में वहां की हवा में प्रदूषण की समस्याएं आई हैं। ये सब समस्याएं आई हैं, तो इनके विरोध में वहां पर लोग उठ खड़े हुए हैं। तो मजबूरी में 1990 तक आते आते जापान में विश्व के कुछ कठोरतम पर्यावरण नियंत्रण अमल में लाए गए हैं। ये सब चीज यहाँ पे बताई गई है। यानी कहने का मतलब ये था कि यहाँ पर जो अर्थव्यवस्था के विकास के लिए उद्योग धंधों को बढ़ावा जो दिया गया था, तो यहाँ पर भी शुरुआत में पर्यावरण का या फिर मनुष्यों के स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा गया था। लेकिन बाद में जब यहाँ की सरकार से लोगों ने डिमांड की है, लोगों ने आंदोलन खड़ा किया है, तो सरकार को 1990 के दशक तक आते आते इसके लिए कठोर कानून भी बनाने पड़े हैं। तो देखिए इसी के साथ आपका जापान वाला जो पोर्शन है ये कंप्लीट हो जाता है। अब आपकी अगली हेडिंग है चीन। अभी हमने ऊपर जापान के बारे में पूरा विस्तार में अध्ययन कर लिया है, अब ऐसे ही हम लोग चीन के बारे में भी विस्तार में अध्ययन करेंगे। तो देखिए चीन की अगर हम बात करें, तो चीन के आधुनिक इतिहास में संप्रभुता की पुनर्प्राप्ति, विदेशी कब्जे के अपमान का अंत और समानता तथा विकास को संभव करने वाले सवालों के चारों ओर ये इसका आधुनिक इतिहास घूमता है। और जो चीन की बहस है, चीन की बहस में 3 समूहों के आपको विचार देखने को मिलेंगे, जिसमें कांग याबेल या फिर लियांग किचाऊ के पारंपरिक विचार हैं। इन्होंने ये वकालत की है कि पारंपरिक विचारों को नए विचारों के साथ मिलाकर उनको इस्तेमाल किया जाए। वहीं दूसरी ओर गणतंत्र के पहले राष्ट्राध्यक्ष हैं सन यात सेन, इनके गणतंत्रकारी यानी गणतांत्रिक क्रांतिकारी विचार हैं। तीसरे जो विचार हैं वो चीनी कम्युनिस्टों के हैं। चीनी कम्युनिस्ट जो थे वो रसिया की क्रांति से प्रभावित थे, तो ये उनके विचार हैं। तो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी युगों की असमानता को खत्म करने की बात कर रही है और ये विदेशियों को खदेड़ देना चाहती है। इन 3 समूहों के यहाँ पर विचार आपको चीन के आधुनिक इतिहास में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर हमारी 21वां आपका पॉइंट बनेगा। इसमें आप लिखेंगे चीन के आधुनिक इतिहास में 3 समूहों के नजरिए झलकते हैं। चीन के आधुनिक इतिहास में 3 समूहों के नजरिए झलकते हैं। इसमें पहला सब पॉइंट कांग योबेल या लियांग किचाऊ जैसे आरंभिक सुधारकों के पारंपरिक विचार, कांग योबेल या लियांग किचाऊ जैसे आरंभिक सुधारकों के पारंपरिक विचार। सेकंड सब पॉइंट गणतंत्र के पहले राष्ट्राध्यक्ष सन यात सेन
के पश्चिमी विचार, गणतंत्र के पहले राष्ट्राध्यक्ष सन यात सेन के पश्चिमी विचार। थर्ड सब पॉइंट आपका चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के विचार, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के विचार। तो ऐसे करके यहां पर चीन के आधुनिक इतिहास में आपको इन 3 समूहों के विचारों को देखने को आप मिलेंगे। अब देखिए यहां पर जैसा कि आप लोग जानते हैं, यूरोपीय लोग जो हैं हमेशा अपने आप को ऊपर दिखाते हैं और अन्य समूहों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो भारत के संदर्भ में हो या फिर किसी अन्य देश के संदर्भ में हो। तो यहां पर भी यूरोप वालों ने अपने आप को क्रेडिट दिया है कि हम लोगों ने इन्हें सभ्यता सिखाई है, हम लोगों ने इन्हें आधुनिक बनाया है, आधुनिक विचार हमने इन्हें दिए हैं। तो यहां पर वही बात है, आधुनिक चीन की शुरुआत 16वीं और 17वीं सदी में पश्चिम के साथ उसका पहला सामना होने के समय से मानी जा सकती है, जबकि जेसुइट मिशनरियों ने खगोल विद्या और गणित जैसे पश्चिमी विज्ञानों को वहां पहुंचाया। इसका तात्कालिक असर तो सीमित था, यानी उस समय तो इसका कुछ खासा असर नहीं हुआ 16वीं और 17वीं सदी में, लेकिन बाद के समय में इसका अच्छा खासा असर देखने को मिला। पर इसने उन चीजों की शुरुआत कर दी जिन्होंने 19वीं सदी में जाकर तेज गति पकड़ी, जब ब्रिटेन ने अफीम के फायदेमंद व्यापार को बढ़ाने के लिए सैन्य बलों का इस्तेमाल किया। देखिए यहां पर अभी यहां के व्यापार के बारे में जान लेते हैं पहले, फिर हम जानेंगे कि इनका जो पहला अफीम युद्ध है वो क्यों हुआ था। तो देखिए यहां पर जैसा कि आप लोग जानते हैं 17वीं सदी तक आते आते ब्रिटेन जो है ये व्यापार पर अपना एकाधिकार स्थापित कर चुका है, खास करके पूर्व के व्यापार पर अपना एकाधिकार स्थापित कर चुका है। तो एक तरफ तो ब्रिटेन है, दूसरी तरफ चाइना है। अब देखिए ब्रिटेन वाले क्या करते हैं, ब्रिटेन वाले चाइना से यहाँ की पॉटरी है, यानी चीनी मिट्टी के जो बर्तन वगैरह हैं, रेशम है, चाय वगैरह है, ये सब यहाँ से आयात करते हैं, ठीक है। और बदले में ये इन्हें भुगतान किस रूप में करते हैं, ये भुगतान करते हैं चांदी के रूप में या सोने के सिक्कों के रूप में, चांदी के रूप में या फिर सोने के सिक्कों के रूप में इन्हें भुगतान करते हैं। अब यहां पर दिक्कत ये थी, क्योंकि चाइना में तो ब्रिटेन वालों का कोई प्रोडक्ट या ब्रिटेन वालों का कोई उत्पाद खरीदा नहीं जाता था। ब्रिटेन वाले यहां पर एक तरफा व्यापार कर रहे हैं। एक तरफा का मतलब क्या है, केवल और केवल चाइना से चीजों को आयात कर रहे हैं, अपना कोई सामान ब्रिटेन वाले चीन को नहीं बेच पा रहे हैं। तो एक बड़ी समस्या है, क्योंकि ये बड़ी समस्या इसलिए है क्योंकि यहां पर भुगतान संतुलन का संकट खड़ा हो जाएगा। भुगतान संतुलन के बारे में आप लोगों को मैंने पढ़ाया हुआ है। भुगतान संतुलन जब कब खतरे में आता है, जब जो दो देशों के बीच का व्यापार है उसमें ऋणात्मकता देखी जाती है। जैसे मान लीजिए इंडिया और चाइना का व्यापार है, इंडिया ने चाइना को 100 करोड़ का एक्सपोर्ट किया, 100 करोड़ रुपए की वैल्यू का एक्सपोर्ट किया, और चाइना से जो है 100 करोड़ का ही इंपोर्ट कर लिया। तो यहां पर कोई भुगतान संतुलन का संकट नहीं है, यहां पे बैलेंस का मामला है। अगर मान लेते हैं इंडिया ने चाइना को 50 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया है और 100 करोड़ का यहां से आयात कर लिया है, तो ऐसे में -50 करोड़ जो है ये इंडिया पर चढ़ गए। कहने का मतलब क्या है, यहां पर भुगतान असंतुलन की स्थिति क्रिएट हो गई। तो यहां पर मैंने एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाएं। तो यहां पर भी वही हाल था। अब देखिए यहां पर जब ब्रिटेन वालों का कोई भी उत्पाद चाइना में नहीं जाएगा, तो ऐसे में ब्रिटेन वालों की ज्यादा से ज्यादा चांदी खर्च होगी, ज्यादा से ज्यादा इनका सोना खर्च होगा यहाँ के उत्पादों को खरीदने में। तो ब्रिटेन वाले शुरुआत से बड़ा दिमागदार थे, बड़ा दिमाग लगाते थे। तो इन्होंने कहा कोई ऐसी चीज इनके सामने उपस्थित करो चाइना वालों के सामने जिससे कि ये उसे खरीदने के लिए लालायित हो जाएं। तो ब्रिटेन वालों ने क्या किया है, ब्रिटेन वालों ने चाइना वालों को अफीम की लत लगा दी है, यानी नशे की लत लगा दी है। अब चूंकि अफीम जो थी वो चाइना में नहीं होती थी, अफीम का पौधा जो है भारत में होता था। तो ब्रिटेन वालों ने क्या किया है, ब्रिटेन में भी अफीम नहीं होती थी, ना तो चाइना में अफीम हो रही है ना ब्रिटेन में हो रही है। तब तक ब्रिटेन ने क्या किया था, ब्रिटेन ने इंडिया पर अपना औपनिवेश स्थापित कर लिया था, यानी ब्रिटेन ने इंडिया पर अपना औपनिवेश स्थापित कर लिया है। तो ब्रिटेन ने क्या किया है कि इंडिया में अफीम का उत्पादन करवाया, इंडिया में अफीम का उत्पादन करवाया और इंडिया से अफीम लेकर इन्होंने चाइना को सौंप दी। अब देखिए चाइना वाले जब नशेड़ी बन गए हैं, तो आप लोग जैसा कि जानते हैं कोई भी नशेड़ी व्यक्ति जब होता है तो वो अपना सब कुछ लुटा देता है, उसे केवल नशा चाहिए होता है, उसे उससे मतलब नहीं है उसके पास क्या बचेगा क्या नहीं बचेगा, उसे कोई मतलब नहीं है, उसे केवल और केवल उसकी जो सामग्री है नशे वाली उसे चाहिए ही होती है। तो ऐसा ही हाल चाइना वालों के साथ हुआ। चाइना के बहुत बहुसंख्यक लोग जो हैं अफीम की लत के शिकार हो गए हैं। तो ऐसे में अफीम की डिमांड लगातार चाइना में बढ़ने लगी है। अब अफीम की डिमांड जब बढ़ने लगी है तो लोग औने पौने दाम पर ब्रिटेन वालों से अफीम खरीदने लगे हैं। तो यहां पर अब ब्रिटेन वालों को फायदा क्या हुआ, अब ब्रिटेन वालों को फायदा ये हुआ कि पहले चाइना से उन्हें कोई रुपया नहीं मिलता था, उल्टा रुपया देने पड़ते थे। अब चाइना वाले उल्टा उन्हें सोना चांदी दे रहे हैं, तो ऐसे करके ब्रिटेन का फायदा हुआ। दूसरा फायदा ये है कि अफीम को ये खुद तो उगा नहीं रहे हैं, इंडिया से उगवा रहे हैं और वहां पर सप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसे करके ब्रिटेन को दोहरा फायदा हुआ है। लेकिन बहुत जल्दी चाइना में जो वहां पर राजवंश था वो इनकी इस हरकत को समझ गया था कि ये जो ब्रिटेन वाले हैं ये हमारे यहाँ के लोगों को
अफीम का लती बना रहे हैं, अफीम का नशेड़ी बना रहे हैं और हमारे यहाँ की धन संपदा का एक तरफ गमन कर रहे हैं। यानी हमारे यहाँ की जो धन संपदा है वो एक और ये लेते जा रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर जो यहाँ की जो धन संपदा है, यहाँ का जो सामान है वो यहीं के रुपये से ये खरीद रहे हैं। भाई अफीम, मान लीजिए चाइना वालों ने अफीम इनसे खरीदी, तो अफीम के लिए जो भुगतान किया सोने चांदी का, उसी भुगतान से ब्रिटेन वालों ने वहां का चाय, रेशम, चीनी पत्ती, चीनी मिट्टी के बर्तन खरीद लिए। तो ऐसे करके वहीं का पैसा इन्होंने वहीं चला दिया और अपने आप में वहां की मुद्रा भी इनके पास बचत हो रही है, तो इन्हें तो दोहरा फायदा हो गया। तो ऐसे करके चाइना का जो राजवंश था वो इनकी हरकत को समझ गया है, तो बाद में इसका विरोध भी किया है और विरोध का परिणाम ये हुआ है कि यहां पर अफीम युद्ध हुआ है। तो यहां पर अब आप लोग 22वां पॉइंट यहां पे नोट डाउन करेंगे। इसमें लिखेंगे पहला अफीम युद्ध 1839 से 1942 में हुआ। किस किस के मध्य हुआ? चाइना और ब्रिटेन के मध्य। इसने सत्ताधारी क्विंग राजवंश को कमजोर किया और सुधार तथा बदलाव की मांगों को मजबूती दी। अब देखिए यहां पर वही सब भाषा बताई गई है। चीनी उत्पादों जैसे रेशम, चाय और चीनी मिट्टी के बर्तनों की मांग ने व्यापार में असंतुलन की भारी समस्या खड़ी कर दी। पश्चिमी उत्पादों को चीन में बाजार नहीं मिला, जिसकी वजह से भुगतान चांदी में करना पड़ता था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक विकल्प ढूंढा, अफीम, और ये हिंदुस्तान के कई हिस्सों में बहुत आराम से उगती थी। चीन में अफीम बेचने के जरिए वे चांदी कमाकर कैंटन मतलब दक्षिणी प्रदेशों में उधार पत्रों के बदले कंपनी की प्रतिनिधियों को देने लगे। तो यहां पे बताया गया ब्रिटेन, भारत और चीन के बीच यह उत्पादों का त्रिकोणीय व्यापार था। त्रिकोणीय का मतलब क्या था? ब्रिटेन वाले अफीम को इंडिया से लेते थे और चाइना को सप्लाई कर देते थे, इसलिए इसे त्रिकोणीय व्यापार कहा गया है। अब देखिए आगे यहां बताया गया है कांग यूबेई और लियांग केचाउ, जो कि आरंभिक समाज सुधारक हैं, जैसे क्विंग सुधारकों ने व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की जरूरत महसूस की है और एक आधुनिक प्रशासकीय व्यवस्था, नई सेना और शिक्षा व्यवस्था के निर्माण के लिए इन्होंने नीतियां बनाई हैं। उन्होंने चीन को उपनिवेशीकरण से बचाने की जरूरत भी महसूस की है। यानी आरंभिक समाज सुधारक हैं, तो इन्होंने वो सभी जरूरतें महसूस की हैं जो एक देश को व्यवस्थित बनाने के लिए उपयोगी होती हैं। तो ये सब इनके प्रयास हैं। आगे बताया गया विचारक लियांग केचाउ का मानना था कि चीनी लोगों में एक राष्ट्र की जागरूकता लाकर ही चीन पश्चिम का विरोध कर पाएगा। देखिए यहां पर आप समानता देखेंगे, जैसे भारत के जो समाज सुधारक हुए हैं, भारत के जो भी आप देखें क्रांतिकारी हुए हैं, उनके भी शुरुआती आरंभिक समाज सुधारकों के, आरंभिक क्रांतिकारियों के विचार कुछ ऐसे ही रहे हैं। तो ठीक वैसे ही विचार यहां पर भी आपको देखने को मिलेंगे। देखिए ये आधुनिक राष्ट्र के बनने की प्रक्रिया में लगभग सभी जगह के विचार एक जैसे ही होते हैं, तो वही चीजें आपको यहां पर भी देखने को मिलेंगी। तो यहां पर अब आप लोग क्या करेंगे, आपने 22वां पॉइंट नोट डाउन कर लिया है, 23वां पॉइंट आप नोट डाउन करेंगे। इसमें लिखेंगे विचारक लियांग केचाउ का मानना था कि चीनी लोगों में एक राष्ट्र की जागरूकता लाकर ही चीन पश्चिम का विरोध कर पाएगा। इसके लिए उन्होंने कुछ एग्जाम्पल भी पेश किए हैं। जैसे 1903 में केचाउ ने लिखा है कि भारत एक ऐसा देश है जो किसी और देश नहीं बल्कि कंपनी के हाथों बर्बाद हो गया, वो है ईस्ट इंडिया कंपनी। वे ब्रिटानिया की ताबेदारी करने और अपने लोगों के साथ क्रूर होने के लिए हिंदुस्तानियों की आलोचना करते थे। आलोचना इसलिए करते थे क्योंकि जो ब्रिटेन वाले हैं, तो पहला अफीम युद्ध जो लड़ा गया है, उस अफीम युद्ध को लड़ने में ब्रिटेन की तरफ से भारतीय सैनिक शामिल थे। इस वजह से चाइना वाले जो थे उस समय इंडिया वालों की भी आलोचना करते थे, क्योंकि इंडिया वाले ब्रिटेन की सेना के साथ ब्रिटेन का साथ दे रहे हैं, इसलिए आलोचना करते थे। इसके अलावा यहां पर चाइना में एक विचारधारा और रही है, वो है कन्फ्यूशियसवाद। कन्फ्यूशियसवाद चीन में प्रमुख विचारधारा रही है और यह विचारधारा कन्फ्यूशियस और उनके अनुयायियों की शिक्षा से विकसित की गई। इसका दायरा था अच्छे व्यवहार, व्यावहारिक समझदारी और उचित सामाजिक संबंधों के सिद्धांतों को अपनाना, ऐसा इनका दायरा था। तो यहां पर अब आप लोग 24वां पॉइंट यहां पे नोट डाउन करेंगे। इसमें आप लिखेंगे कन्फ्यूशियसवाद विचारधारा, कन्फ्यूशियस ब्रैकेट में 551 से लेकर 479 ईसा पूर्व और उनके अनुयायियों की शिक्षा से विकसित की गई। इसी में सब पॉइंट, इसका दायरा अच्छे व्यवहार, व्यावहारिक समझदारी और उचित सामाजिक संबंधों के सिद्धांतों का था। इसके अलावा चाइना ने भी वही किया है। चाइना ने पश्चिम के विचारों को सीखने के लिए अपने विद्यार्थियों को, अपने नवयुवकों को पश्चिमी देशों में भेजा है ताकि वो वहां के विचारों को सीख सकें। तो यहां बताया गया कि लोगों को नए विषयों में प्रशिक्षित करने के लिए विद्यार्थियों को जापान, ब्रिटेन
और फ्रांस में पढ़ने के लिए भेजा गया ताकि वे नए विचार सीखकर वापस आएं। चूंकि चीनी और जापानी भाषा एक ही चित्रलिपि का इस्तेमाल करती है, तो चीन ने जापान से न्याय, अधिकार और क्रांति के यूरोपीय विचारों के जापानी अनुवाद भी किए। तो यहां पर अब आप लोग क्या करेंगे, 25वां पॉइंट यहां पर नोट डाउन करेंगे। इसमें लिखेंगे, लोगों को नए विषयों में प्रशिक्षित करने के लिए विद्यार्थियों को जापान, ब्रिटेन और फ्रांस में पढ़ने के लिए भेजा गया। इसी में सब पॉइंट, चीन ने जापान से न्याय, अधिकार और क्रांति के यूरोपीय विचारों के जापानी अनुवाद किए। इसी में अगला सब पॉइंट देखिए, 1905 में जब रूसी जापानी युद्ध हुआ है, उसके बाद इन्होंने अपनी जो सदियों पुरानी चीनी परीक्षा प्रणाली थी वो समाप्त कर दी थी, क्योंकि उस परीक्षा प्रणाली के जरिए अज्ञात वर्ग ही केवल सत्ताधारी वर्ग में शामिल हो पाता था, इसलिए वो प्रणाली समाप्त कर दी। तो यहां पर इसमें सेकंड सब पॉइंट आप लिखेंगे, इसमें आप लिखेंगे 1905 में रूसी जापानी युद्ध के बाद सदियों पुरानी चीनी परीक्षा प्रणाली समाप्त कर दी गई। इसको समाप्त करने का कुछ और रीजन भी था। रीजन ये था क्योंकि पहली बात तो ये था, अज्ञात सत्ताधारी वर्ग में शामिल होने के लिए परीक्षा ये करवाई जाती थी, इसमें कई सारे बच्चे शामिल होते थे। तो यहां पर क्या था, यहां पर निबंध लिखना होता था। इसमें 8 भाग वाला निबंध निर्धारित प्रपत्र में शास्त्रीय चीनी में लिखना होता था, यानी यहाँ की चीन की जो शास्त्रीय भाषा है उसमें लिखना होता था। तो बाद के समय में ऐसा महसूस किया जाने लगा कि शास्त्रीय भाषा जो है आधुनिकता में बाधक है, क्योंकि शास्त्रीय भाषा जो आधुनिक नहीं है, जबकि जरूरत थी आधुनिक बनने के लिए पश्चिम के आधुनिक विचारों को अपनाने की। तो केवल शास्त्रीय भाषा के आधार पर किसी की अज्ञात वर्ग में शामिल करना कितना सही है, तो इस पर विचार विमर्श हुआ है, मंथन हुआ है, और इस वजह से ये जो परीक्षा प्रणाली है अज्ञात सत्ताधारी वर्ग में शामिल होने वाली, इसको समाप्त कर दिया गया है। क्योंकि बदलती हुई जरूरतों के बदलती हुई आवश्यकताओं को जरूरत करते हुए ये महसूस किया जाने लगा कि हमें विज्ञान, तकनीक, ऐसे ज्ञान की जरूरत है, न कि अभी शास्त्रीय ज्ञान की। तो इस वजह से परीक्षा ये समाप्त की गई है। तो यहां पर वही सब चीजें बताया गया है कि यह इम्तिहान विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास में बाधक का काम करता था, क्योंकि इसमें सिर्फ साहित्यिक कौशल की मांग होती थी। तो देखिए, हम लोगों ने यहां पर 25 पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए हैं। अब आपकी अगली सब हेडिंग है गणतंत्र की स्थापना। ये आपकी इसी में ही आएगी, चीन में ही। गणतंत्र की स्थापना तो 1911 में मांचू साम्राज्य समाप्त कर दिया गया और सन यात सेन या सुन यात सेन कहीं आपको लिखा मिलेगा के नेतृत्व में गणतंत्र की स्थापना की गई। अब देखिए, जैसे हमारे यहाँ हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बोले जाते हैं, उसी तरह से चीन के राष्ट्रपिता जो हैं सन यात सेन या सुन यात सेन बोले जाते हैं। और ये प्रश्न आपके जीके का प्रश्न है, कई बार पूछा भी जाता है। तो यहां पर अब आप लोग 26वां पॉइंट यहां पर नोट डाउन करेंगे। 1911 में मांचू साम्राज्य समाप्त कर दिया गया और सन यात सेन के नेतृत्व में गणतंत्र की स्थापना की गई। इसी में सब पॉइंट, वे निर्विवाद रूप से आधुनिक चीन के संस्थापक माने जाते हैं। अब देखिए, सन यात सेन के कुछ सिद्धांत हैं। उनका कार्यक्रम 3 सिद्धांत सन मिन चुई के नाम से मशहूर है। हमें इनकी चाइनीज भाषा नहीं सीखनी है, हमें यह सीखना है कि इनका जो सिद्धांत है उसके मूल तत्व क्या क्या हैं, कौन कौन सी बातें निकल कर आ रही हैं। तो 3 सिद्धांत में क्या है, राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद का अर्थ इनके लिए था माचू वंश को सत्ता से हटाना, जो कि इसे ये विदेशी राजवंश के रूप में देखते थे। दूसरी बात है साम्राज्यवादियों को हटाना, यानी कहने का मतलब ये है गणतंत्र या गणतांत्रिक सरकार की स्थापना करना। दूसरा लक्ष्य इनका ये था। तीसरा था समाजवाद की स्थापना, ताकि भूस्वामित्व में बराबरी लाई जा सके। तो इनके 3 सिद्धांत हैं। तो यहां पर अब आप लोग सेकंड सब पॉइंट यहां नोट डाउन करेंगे। आपका 26वां पॉइंट चल रहा है जहां तक मुझे पता है। तो 26वें पॉइंट में आप सेकंड सब पॉइंट नोट डाउन करेंगे। कई बार सन यात सेन के जो विचार हैं ये पूछ लिए जाते हैं। इसमें आप लिखेंगे उनके 3 सिद्धांत हैं। इसमें ए सब पॉइंट राष्ट्रवाद, जिसका अर्थ था माचू वंश को सत्ता से हटाना। सेकंड बी सब पॉइंट, इसी में सेकंड सब पॉइंट के अंदर गणतांत्रिक सरकार की स्थापना करना। सी वाला और समाजवाद की स्थापना या समाजवाद लागू करना। तो इनके 3 सिद्धांत थे। एक तो राष्ट्रवाद, जिसका मतलब था माचू वंश को सत्ता से हटाना,
दूसरा था गणतांत्रिक सरकार की स्थापना करना, तीसरा समाजवाद को लाना ताकि सभी में बराबरी आ सके। तो ये 3 विचार इनके केंद्रीय सिद्धांत के विचार हैं। आगे बताया गया कि सामाजिक और राजनीतिक हालात डामाडोल बने रहे। 4 मई 1919 में बीजिंग में युद्धोत्तर शांति सम्मेलन के निर्णय के विरोध में एक धुआंधार प्रदर्शन हुआ। हालांकि चीन ब्रिटानिया के नेतृत्व में हुई जीत में विजयी देशों का सहयोगी था, पर उससे हथिया लिए गए उसके इलाके वापस नहीं मिले थे। यानी 4 मई 1919 का मतलब क्या है, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड हुआ है, तो चूंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये लोग ब्रिटेन की तरफ से ही शामिल थे, ब्रिटेन का साथ दे रहे थे, तो वहां के जो बुद्धिजीवी वर्ग है उसने इसका विरोध भी किया है। उसने कहा कब तक आप ब्रिटेन के पीछे पीछे चलोगे, कब आप ब्रिटेन से ये कहोगे कि भाई हमारे जो क्षेत्रों को आपने हड़पा है वो हमें वापस लौटाएं। तो इस तरह के विचार यहाँ पर फिर से उभरने लगे, इस तरह की मांगे यहाँ पर फिर से उभरने लगी हैं। तो यह विरोध जो है आंदोलन में तब्दील हो गया है और इसने एक पूरी पीढ़ी को परंपरा पर हमला करने के लिए प्रेरित किया है और चीन को आधुनिक विज्ञान, लोकतंत्र और राष्ट्रवाद के जरिए बचाने की मांग की गई है। क्रांतिकारियों ने देश के संसाधनों पर कब्जा जमाए, विदेशियों को भगाने, असमानताएं हटाने और गरीबी कम करने का यहां पर नारा भी दिया है। तो देखिए यहां पर अब आप लोग क्या करेंगे, अब आप लोग 27वां पॉइंट यहां पर नोट डाउन करेंगे। 4 मई 1919 में बीजिंग में युद्धोत्तर शांति सम्मेलन के निर्णय के विरोध में एक धुआंधार प्रदर्शन हुआ जिसमें चीन को आधुनिक विज्ञान, लोकतंत्र और राष्ट्रवाद के जरिए बचाने की मांग की गई। जिसमें चीन को आधुनिक विज्ञान, लोकतंत्र और राष्ट्रवाद के जरिए बचाने की मांग की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पे बताया गया गणतांत्रिक क्रांति के बाद देश में उथल पुथल का एक दौर शुरू हुआ। कुओमिंतांग यानी इसका मतलब है नेशनल पीपुल्स पार्टी और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी मुल्क को एकताबद्ध करने और स्थिरता लाने के लिए संघर्षरत 2 महत्वपूर्ण ताकतों के रूप में उभरी। यानी यहां पर 2 पार्टियां निकलकर आई। एक तो थी कुओमिंतांग जिसको नेशनल पीपुल्स पार्टी कहा गया और दूसरी है चीनी कम्युनिस्ट पार्टी। तो ये 2 पार्टियां यहां पर इस आंदोलन के बाद निकलकर आई हैं। तो यहां पर अब आप लोग 28वां पॉइंट यहां में नोट डाउन करेंगे। कुओमिंतांग या फिर ऐसे लिख लेना, कुओमिंतांग वाला लिखना, नेशनल पीपुल्स पार्टी और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी मुल्क को एकताबद्ध करने और स्थिरता लाने के लिए संघर्षरत 2 महत्वपूर्ण ताकतों के रूप में उभरी। यह आपका 28वां पॉइंट है। अब देखिए जो नेशनल पीपुल्स पार्टी है इसके विचारों का आधार कौन बना? इसके विचारों का आधार बना सन यात सेन का जो दर्शन था वो इसके विचारों का आधार बना। तो सन यात सेन के विचार देखिए, नेशनल पीपुल्स पार्टी के ब्रैकेट में आगे कुओमिंतांग लिख लेना आप, जिससे आपको पता चलता रहे कुओमिंतांग चाइनीज भाषा में कौन सी पार्टी को कहा गया है। यह कहा गया है नेशनल पीपुल्स पार्टी को। तो इसी में 28वां सब पॉइंट आप लिखेंगे, सन यात सेन के विचार कुओमिंतांग के राजनीतिक दर्शन का आधार बने। तो देखिए इन्होंने जो लोगों की बेसिक नीड हैं, यानी कह सकते हैं मूलभूत आवश्यकताएं, उन पर फोकस किया। उन्होंने कपड़ा, खाना, घर और परिवहन इन 4 बड़ी जरूरतों पर को रेखांकित किया। सन यात सेन की मृत्यु के बाद चियांग काई शेक कुओमिंतांग के नेता बनकर उभरे और उन्होंने सैन्य अभियान के जरिए वारलॉर्ड्स को अपने नियंत्रण में किया और साम्यवादियों को खत्म कर डाला। वारलॉर्ड्स का मतलब है स्थानीय नेता जिन्होंने सत्ता छीन ली थी, उन्हें वारलॉर्ड्स कहा गया है। तो इन्होंने अपने कंट्रोल में लिया है और जो साम्यवादी हैं इनका खात्मा कर डाला है। यानी कहने का मतलब क्या है, इन्होंने जो सन यात सेन के जो विचार हैं, गणतंत्र के विचार, उनको पलट दिया क्योंकि इन्होंने सेना का सहारा लिया है। तो यहां पर 28 का पहला सब पॉइंट आपने नोट डाउन कर लिया है। 28 का सेकंड सब पॉइंट अब आप लोग यहां लिखेंगे, सन यात सेन की मृत्यु के बाद चियांग काई शेक कुओमिंतांग के नेता बनकर उभरे और उन्होंने सैन्य अभियान के जरिए वारलॉर्ड्स को अपने नियंत्रण में किया और साम्यवादियों को खत्म कर डाला।
यहां तक बात स्पष्ट है। इसके अलावा जो चियांग काइसेक हैं, इन्होंने कन्फ्यूशियसवाद की हिमायत की है। यानी इहलौकिक जो कन्फ्यूशियसवाद है, इहलौकिक का मतलब क्या होता है कि जो इसी जगत में है। इहलौक का मतलब ये होता है जो इसी जगत से संबंधित है उसे इहलौकिक, और जो दूसरे जगत से संबंधित है उसे पारलौकिक कहते हैं। जैसे ईश्वरीय शक्ति है, आत्मा परमात्मा का मिलन है, ये सब पारलौकिक है। इहलौकिक का मतलब क्या है, जो हम अभी वर्तमान में जीवित हैं, जो भी श्रम कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, वो इहलौकिक है। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने सेक्युलर और विवेकपूर्ण इहलौकिक कन्फ्यूशियसवाद की हिमायत की है, लेकिन साथ ही साथ इन्होंने राष्ट्र का सैन्यकरण भी करने की कोशिश की है। यानी जो कुछ भी काम किया है वो सेना के दम पर इन्होंने किया है। इन्होंने महिलाओं को 4 सद्गुण पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया: सतीत्व, रंग, रूप, रंग, वाणी और काम। यानी इन्होंने महिलाओं की जो भूमिका थी वो केवल घरेलू स्तर पर देखी। यानी महिलाओं के प्रति इनकी जो नजरिया था वो वही परंपरागत सोच थी, पितृसत्तात्मक समाज वाली वही परंपरागत सोच थी, कोई नवीनतम सोच नहीं थी। तो यहां पर जो चियांग काइसेक हैं, इसमें आप लिख लेना, अब आपका 28 का थर्ड सब पॉइंट आएगा, इसमें आप लिख लेना, काइसेक ने सेक्युलर और विवेकपूर्ण इहलौकिक कन्फ्यूशियसवाद की हिमायत की। इसी में आगे उन्होंने महिलाओं को, यानी उन्होंने महिलाओं की भूमिका को घरेलू स्तर पर ही देखने पर जोर दिया। तो ऐसे करके काइसेक के जो विचार हैं वो आपको समझ में आ जाएंगे। चियांग काइसेक के जो विचार कैसे हैं वो आपको पल्ले पड़ जाएंगे। अब देखिए, कोओमिन्तांग यानी कि जो चाइना की नेशनल पीपुल्स पार्टी है, इसका दायरा क्या था? इसका जो सामाजिक आधार था वो शहरी इलाकों में था। यानी इसमें जो शहरी प्रबुद्ध वर्ग है वही खास करके इसमें जुड़ा हुआ था। तो यहां पर इसमें आप चौथा सब पॉइंट आप लिखेंगे 28 में, कोओमिन्तांग का सामाजिक आधार शहरी इलाकों में था। अब देखिए यहां पर भी बताया गया है, यहां पर शहरी इलाकों का हाल कैसा है वो यहां पर स्थिति बताई गई है। औद्योगिक विकास धीमा और गिने चुने क्षेत्रों में था। संघाई जैसे शहरों में 1919 में औद्योगिक मजदूर वर्ग उभर रहा था। इनकी संख्या लगभग 5 लाख थी, लेकिन इनमें से केवल कुछ प्रतिशत मजदूर ही जहाज निर्माण जैसे आधुनिक उद्योगों में काम कर रहे थे। ज्यादातर लोग नगण्य शहरी व्यापारी और दुकानदार होते हैं। छोटे छोटे शहरी दुकानदार या फिर व्यापारी हैं छोटे मोटे। शहरी मजदूरों, खासतौर से महिलाओं को बहुत कम वेतन मिलता था। काम करने के घंटे बहुत लंबे थे और काम करने की परिस्थितियां बहुत खराब थी। देखिए ये सब चीजें आपको कॉमन देखने को मिलेंगी, चाहे वो ब्रिटेन में जब क्रांति हुई है वहां पर भी यही सब चीजें देखने को मिलेंगी। भारत में जो औद्योगिक क्रांति हुई है वहां पर भी आपको यही सब हालात में देखने को मिलेंगे, और चाइना में भी वही सब हालात हैं। सब जगह एक जैसी स्थिति रही है। जैसे जैसे व्यक्तिवाद बढ़ा है, महिलाओं के अधिकार, परिवार बनाने के तरीके और प्यार मोहब्बत की चर्चा, इन सब विषयों को लेकर सरोकार बढ़ते गए हैं, जो कि अक्सर होता है राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में। जैसे जैसे चेतना आती जाती है वैसे वैसे ये सब विचार पनपते जाते हैं। तो यहां तक हमने 28वां पॉइंट और इसके 4 सब पॉइंट नोट डाउन कर लिए हैं। देखिए मैं पॉइंट याद रखने के मामले में काफी भुलक्कड़ हूं और इस बात का मुझे खेद भी है। आगे बताया गया कि सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव में स्कूल और विश्वविद्यालयों के फैलने से मदद मिली। पीकिंग विश्वविद्यालय की स्थापना 1902 में हुई। साओ तुआफेन द्वारा संपादित लोकप्रिय लाइफ वीकली इस नई विचारधारा की प्रतिनिधि थी। तो इस जो लाइफ वीकली नाम से ये पत्रिका जो निकाली गई है, इसने अपने पाठकों को नए प्रकार से सोचने के लिए प्रेरित किया है, और इसने गांधी और तुर्की के आधुनिकता पसंद नेता कमाल अतातुर्क जैसे नेताओं को अवगत करवाया है। यानी कि भारत में जो चीजें चल रही थी, चाहे तुर्की में जो आधुनिकता पसंद नेता है कमाल अतातुर्क, जिन्होंने आपको पता ही होगा जो खलीफा की पदवी है वो समाप्त की थी, तो आधुनिक नेता माने जाते हैं। कमाल अतातुर्क आधुनिक नेता माने जाते हैं। तो इन्होंने अवगत करवाया चाइना के लोगों को इससे कि भाई देखो, भारत में गांधी जी प्रेरित हैं और तुर्की में कमाल अतातुर्क, तो हमें भी आधुनिकता का पाठ सीखना चाहिए, हमें भी आधुनिकता के रास्ते पर चलना चाहिए। तो ये सब चीजें हैं। तो देखिए यहां पर क्योंकि हमें इतना ज्यादा इनके इतिहास से नहीं जुड़ना है, हमें केवल जो टू द पॉइंट मोटे मोटे पॉइंट है उनको समझना है। वैसे तो अगर आप, क्योंकि हमारा इतिहास नहीं है ये, भाई भारतीय इतिहास होता तो हम इसको लिखते भी, कौन सा पत्रिका है, पत्रिका का में क्या क्या, कौन किस व्यक्ति ने पत्रिका निकाली है, वो सब लिखने की जरूरत होती अगर हम भारतीय इतिहास से संबंधित होता। क्योंकि चाइना के इतिहास से संबंधित है तो इसलिए इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है। अब देखिए यहां बताया गया है, देश को एकीकृत करने की अपनी कोशिशों के बावजूद कोओमिन्तांग अपने संकीर्ण सामाजिक आधार और सीमित राजनीतिक दृष्टि के चलते असफल हो गया। क्योंकि जैसा कि आप लोगों ने ऊपर देखा, उनका जो नजरिया था महिलाओं के प्रति काफी ज्यादा नेगेटिव था।
और इस वजह से ये असफल भी हो गए हैं। इसने लोगों की समस्याओं पर ध्यान देने की बजाय फौजी व्यवस्था थोपने की कोशिश की है या प्रयास किया है। तो यहां पर अब आप लोग क्या करेंगे, आपने 28 के 4 सब पॉइंट लिखे हैं, 28 के 5वां सब पॉइंट अब आप लिखेंगे। इसमें आप लिखेंगे कुओमिंतांग अपने संकीर्ण सामाजिक आधार कौमा सीमित राजनीतिक दृष्टि और फौजी व्यवस्था को थोपने के चलते असफल हो गया। फिर से रिपीट कर रहा हूं, कुओमिंतांग अपने संकीर्ण सामाजिक आधार कौमा सीमित राजनीतिक दृष्टि और फौजी व्यवस्था को थोपने के चलते असफल हो गया। यानी जो नेशनल पीपल्स पार्टी चाइना की है वो इस वजह से फेल हो गई है। तो देखिए यहां पर इतिहास का बोध बताया गया है, कब कब क्या हुआ है। जैसे बताया 1912 में सुन यात-सेन द्वारा कुओमिंतांग की स्थापना की गई है। चाहे तो आप 28 में का जो आपने 5वां सब पॉइंट लिखा है इसी में नोट करके साइड से लगा लीजिए कब की है स्थापना। वैसे आपने लिख लिया है पॉइंट, जहां तक मुझे मालूम है आपने ये पॉइंट लिख लिया है, और नहीं लिखा हो तो आप कुओमिंतांग में कहीं नोट लगा के आप लिख लीजिए। अब देखिए यहां पर कुओमिंतांग इन नेशनल पीपल्स पार्टी, इनका तो हाल आपने जान लिया। इसके बाद चीनी जो कम्युनिस्ट पार्टी है, चीनी साम्यवादी दल है, इसका उदय हुआ है। तो आपकी अगली सब हेडिंग है चीनी साम्यवादी दल का उदय, ये आपकी अगली हेडिंग है। अब यहां पे इसका उदय कैसे हुआ वो भी बताया गया है। 1937 में जब जापानियों ने चीन पर हमला किया तो कुओमिंतांग पीछे हट गया, यानी जो नेशनल पीपल्स पार्टी जो चाइना की थी वो पीछे हट गई है। इस लंबे और थकाने वाले युद्ध ने चीन को कमजोर कर दिया है और 1945 से 1949 के दरमियान कीमतें 30% प्रति महीने की रफ्तार से बढ़ी हैं, बहुत तेजी से कीमतें बढ़ी हैं। इसके अलावा ग्रामीण चीन में 2 संकट उत्पन्न हुए हैं। एक तो पर्यावरण संबंधी है जिसमें बंजर जमीन है, वनों का नाश है और बाढ़ शामिल है। दूसरी ओर सामाजिक आर्थिक संकट है, यानी वही जमीन प्रथा, ऋण, आदिम प्रौद्योगिकी और निम्न स्तरीय संचार, ये सब कारण है। इसकी वजह से एक नई पार्टी को यहां पर आने का मौका मिला है। तो बताया गया कि चीनी जो साम्यवादी पार्टी है इसकी स्थापना तो बहुत पहले ही हो गई थी, लेकिन ये काफी बाद में, यानी कि जब नेशनल पीपल्स पार्टी का जो कमजोर पड़ने लगी, कुओमिंतांग कमजोर पड़ने लगा, उसके बाद ये सत्ता में आ गई है। तो यहां पर अब आप लोग क्या करेंगे, 29वां पॉइंट अब आपका आएगा। इसमें आप लिखेंगे चीन की साम्यवादी पार्टी की स्थापना 1921 में रूसी क्रांति के कुछ समय बाद हुई थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं साम्यवादी जो विचार हैं ये लेनिन और ट्रोट्स्की जैसे नेताओं ने ये विचार प्रतिपादित किए हैं। लेनिन और ट्रोट्स्की जैसे नेताओं ने मार्च में कॉमिंटन या तृतीय अंतर्राष्ट्रीय का गठन किया और विश्व स्तरीय सरकार बनाई जो शोषण को खत्म कर सके। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो साम्यवादी जो विचार है रूस से निकलता है, रूस से निकला हुआ है, और इन्हीं विचारों को फॉलो करते हुए चीन में साम्यवादी पार्टी की स्थापना की गई है। यानी रूसी सफलता ने पूरी दुनिया पर जबरदस्त प्रभाव डाला था और इसी का परिणाम था कि चीनी साम्यवादी पार्टी का निर्माण हुआ है। अब देखिए जो इन्होंने संस्था बनाई है, लेनिन ने, ट्रोट्स्की ने मिलकर जो संस्था बनाई है तृतीय अंतर्राष्ट्रीय का गठन, थर्ड इंटरनेशनल करके, ठीक है, तो ये बात तो कर रहे हैं शोषण को खत्म करने की, लेकिन एक तरह से कहीं ना कहीं ये सोवियत संघ में मिलाने की भी बात भी कर रहे हैं। और ये बात भी धीरे धीरे करके बाद में चीन को समझ में आने लगी है या फिर अन्य देशों को समझ में आने लगी है और वो सोवियत संघ से दूरी बनाने लगे हैं। तो यहां पर बताया गया है कॉमिल्टन, सोवियत संघ ने दुनिया भर में साम्यवादी पार्टियों का समर्थन किया। उनकी परंपरागत मार्क्सवादी समझ थी कि क्रांति शहरी इलाकों में मजदूर वर्गों के जरिए आएगी। देखिए ये लेनिन और ट्रोट्स्की के विचार हैं, इनको लिखने की आवश्यकता नहीं है। शुरू में विभिन्न देशों के लोग इससे बहुत आकर्षित हुए, लेकिन जल्दी ही सोवियत यूनियन के स्वार्थों का हथियार ही बन गए और 1943 में इसको खत्म कर दिया। थर्ड इंटरनेशनल जो बनाई गई थी, संस्था जो बनाई गई थी, इसको 1943 में खत्म भी कर दिया गया है। अब देखिए इसको अगर आप लिखना चाहें, क्योंकि आपके जीएस का पार्ट है, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं जो अभ्यर्थी, उनके लिए ये पोर्शन काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये विचार कहां से निकल कर आए हैं और कौन कौन से व्यक्ति इसके प्रतिपादक हैं, तो आप बता पाएंगे। तो मेरी उन लोगों को सलाह है कि आप नोट लगा के ये लिख लेना, नोट लगा के आप लिख लेना, लेनिन और ट्रोट्स्की जैसे नेताओं ने मार्च 1918 में कॉमिल्टन या तृतीय अंतर्राष्ट्रीय का गठन किया, जिससे विश्व स्तरीय सरकार बनाई जाए जो शोषण को खत्म कर सके।
इसी में अगला सब पॉइंट, उनकी परंपरागत मार्क्सवादी समझ थी कि क्रांति शहरी इलाकों में मजदूर वर्गों के जरिए आएगी। इसी में अगला सब पॉइंट, शुरू में इससे बहुत से देश आकर्षित हुए, लेकिन जल्द ही यह सोवियत यूनियन के स्वार्थों का हथियार बन गया और 1943 में इसे खत्म कर दिया गया। यानी ये बात हो रही है तृतीय अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो बनाई गई है, तृतीय अंतर्राष्ट्रीय के नाम से संस्था जो गठित की गई है, इसे खत्म क्यों किया गया है, वो यहां पर रीजन भी दिया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए तृतीय अंतर्राष्ट्रीय संस्था का गठन किसने किया था, लेनिन और ट्रोट्स्की नाम के दो रूसी व्यक्ति, इन्होंने इसका गठन किया था। उद्देश्य था कि दुनिया भर में जो शोषण हो रहा है उसको खत्म करना है, दुनिया भर में साम्यवादी सरकार की स्थापना करवाना है। लेकिन धीरे धीरे अन्य देशों की सरकारें समझ गई हैं कि ये केवल और केवल रूस वाले अपना फायदा देख रहे हैं, सोवियत संघ अपना फायदा दिख रहा है, तो ऐसे करके बाद में इसका विघटन कर दिया गया है। देखिए ये तो नोट है, नोट का संबंध 29 वाले पॉइंट से नहीं है, ये आप ध्यान रखना। अब देखिए यहां पर बताया गया जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी है, तो यहां पर इसके नेता कौन आए हैं, माओ से तुंग ने जो सीसीपी के प्रमुख नेता के रूप में उभरे, यानी कि ये जो है ये चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता बन के उभरे हैं, माओ से तुंग। तो यहां पर अब आप लोग क्या करेंगे, 29वां पॉइंट आपने लिख लिया होगा, इसी में आप लिखेंगे 29 का पहला सब पॉइंट। 29 का पहला सब पॉइंट है माओ से तुंग सीसीपी के, यानी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के, सीसीपी शॉर्ट में लिखा हुआ है, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख नेता के रूप में उभरे। यहां तक आपने लिख लिया होगा। इसी में सेकंड सब पॉइंट, उनकी सफलता से चीनी साम्यवादी पार्टी एक शक्तिशाली राजनीतिक पार्टी बनी, जिसने अंततः कुओमिंतांग पर जीत हासिल की। यानी कि जो नेशनल पीपल्स पार्टी है चाइना की, कुओमिंतांग, इसको हराने के बाद चीनी कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में आई है। अब देखिए माओ से तुंग के जो विचार हैं, तो माओ से तुंग ने आमूल परिवर्तनवादी तौर तरीकों को जियांगासी में देखा जा सकता है। इनका कोई लिखित संग्रह है जियांगासी करके, मुझे नहीं मालूम। बताया गया कि यहां पहाड़ों में 1928 से 34 के बीच उन्होंने कुओमिंतांग के हमलों से सुरक्षित शिविर लगाए, मजबूत किसान परिषद का गठन किया, जमीन पर कब्जा और पुनर्वितरण के साथ एकीकरण हुआ। दूसरे नेताओं से हटकर माओ ने आजाद सरकार और सेना पर जोर दिया है। इन्होंने भी आजाद सरकार पर और सेना पर जोर दिया है, लेकिन इन्होंने महिलाओं की समस्याओं से ये अवगत थे, इसलिए इन्होंने महिलाओं पर भी विशेष ध्यान दिया है। जैसा कि आपने देखा था कि कुओमिंतांग के जो दूसरे नेता थे वो महिलाओं के प्रति संकीर्ण नजरिया रखते थे, जबकि माओ ऐसा नहीं है। माओ महिलाओं के प्रति प्रगतिशील नजरिया रखते हैं, महिलाओं को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहां पर आपने 29 का सेकंड सब पॉइंट नोट डाउन कर लिया है। इसी में थर्ड सब पॉइंट आप लिखेंगे, माओ ने आजाद सरकार और सेना पर जोर दिया और उन्होंने ग्रामीण महिला संघों को उभरने में प्रोत्साहन दिया। इसे आप समझ जाएंगे कि माओ से तुंग जो है महिलाओं के समर्थन में है, महिलाओं के हितैषी हैं। ये 29 का थर्ड सब पॉइंट है। आगे बताया गया कम्युनिस्टों की सोवियत की कुओमिंतांग द्वारा नाकेबंदी ने, यानी कम्युनिस्टों की सोवियत की जो है कुओमिंतांग द्वारा नाकेबंदी ने पार्टी को दूसरा आधार ढूंढने पर मजबूर किया। यहां पर सोवियत की एक पार्टी और है कुओमिंतांग, जो कि सोवियत समर्थित है, तो इसने इस पार्टी के साथ कहीं ना कहीं इनका जो है टकराव भी हुआ है। इसके चलते उन्हें लॉन्ग मार्च पर जाना पड़ा, जो कि शांगसी तक 6000 मील का मुश्किल सफर था। नए अड्डे यूनान में उन्होंने युद्ध सामंतवाद को खत्म करने, भूमि सुधार लागू करने और विदेशी साम्राज्यवाद से लड़ने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। युद्ध के मुश्किल सालों में साम्यवादियों और कुओमिंतांग ने मिलकर काम किया, लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद साम्यवादी सत्ता में आ गए और कुओमिंतांग हार गई। तो देखिए यहां पर हमारे जो मूल विचार हैं उनको हम लिखेंगे, फालतू की बातें नहीं लिखेंगे। यानी यहां पर जब सोवियत समर्थित एक पार्टी थी, ये सोवियत समर्थित एक पार्टी है जो कि अपने विचार थोपने के प्रयास कर रही है, तो उसके विरोध में एक बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ है। और उस आंदोलन को जब आंदोलन खड़ा हुआ है, विरोध आंदोलन, तो उसमें दो पार्टियां जो कि अलग अलग पार्टियां थी, नेशनल पीपुल्स पार्टी यानी कुओमिंतांग और कम्युनिस्ट पार्टी, ये दोनों साथ साथ लड़ी हैं। लेकिन बाद में कम्युनिस्ट पार्टी का वजूद तो बना रहा है, लेकिन कुओमिंतांग हार गई है। तो ये बात यहां पर बताई गई है। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये
नहीं है। अब देखिए यहां पर अगली हेडिंग है, अगली सब हेडिंग है आपकी नए जनवाद की स्थापना 1949 to 65। यानी यहां पर नए जनवाद की स्थापना कैसे हुई है वो यहां पे बताया गया है। बताया गया कि पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार 1949 में कायम हुई है और यह नए लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आधारित थी। सर्वहारा की तानाशाही। देखिए सर्वहारा शब्द आपके लिए कुछ नया होगा। यह शब्द जो है मार्क्सवाद की देन है। जैसे आपने सुना होगा पहले के समय में क्या होता था, राजा और एक तरफ प्रजा होती थी, राजा और प्रजा। फिर आपने सामंत प्रथा देखी, सामंत लॉर्ड्स जिसे कहते हैं, और इसके सामंत के दूसरी साइड में कौन होता था, कृषक। ठीक है, वैसे ही जैसे औद्योगिकरण का विकास हुआ है तो एक तरफ अमीर वर्ग या फिर कह सकते उद्योगपति वर्ग जिसको सर्वहारा कहा गया है, इसका उदय हुआ है, और दूसरी तरफ मजदूर वर्ग का उदय हुआ है। अब आप समझ गए होंगे, स्थिति क्लियर हो गई आपके माइंड में, चीजें क्लियर हो गई होंगी। पहले राजा होते थे तो राजा के बगल में प्रजा थी, उसके बाद सामंतवाद वाली प्रथा चली तो सामंत थे, तब कृषक हुए। सामंत किनका शोषण कर रहे थे, कृषकों का शोषण कर रहे थे। वैसे ही जो सर्वहारा है, सर्वहारा का मतलब जो है जो अमीर वर्ग है, जो उद्योगपति वर्ग है, ये मजदूरों का शोषक है, मजदूरों का शोषण कर रहा है। तो यहां पर वही सब चीज बताई गई है। जो सर्वहारा की तानाशाही जो शब्द है, तो यह शब्द कार्ल मार्क्स द्वारा प्रयोग किया गया था, जिसमें यह बल दिया गया कि अमीर वर्ग की दमनकारी सरकार को श्रमिक वर्ग की क्रांतिकारी सरकार प्रतिस्थापित कर देगी और यह मौजूदा अर्थ में अधिनायक तंत्र नहीं होगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो मजदूर वर्ग है वो सर्वहारा वर्ग को उखाड़ फेंकेगा। ये कार्ल मार्क्स के विचार हैं और ये वहीं से निकले हुए हैं। तो ये बात मैंने आपको आसानी से भी समझाई है, ताकि ये देखिए, ये मैंने एग्जाम्पल क्यों दिया, ताकि चीजें आपको माइंड में क्लियर हो जाएं। तो यहां भी बताया गया पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार 1949 में कायम हुई और यह नए लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आधारित थी। सर्वहारा की तानाशाही जिसे कायम करने का दावा सोवियत संघ का था, इससे भिन्न नया लोकतंत्र सभी सामाजिक वर्गों का गठबंधन था। यानी कि नए लोकतंत्र में सभी सामाजिक वर्ग शामिल किए गए, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, कृषक हो, मजदूर हो, सभी शामिल किए गए। अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्र सरकार के नियंत्रण में रखे गए और निजी कारखानों और भूमि स्वामित्व को धीरे धीरे खत्म कर दिया गया। तो देखिए हमने 29 पॉइंट लिख लिए हैं। अब आपका 30वां पॉइंट यहां पर आएगा। इसमें आप लिखेंगे पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार 1949 में कायम हुई। यह नए लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आधारित थी, जो कि सभी सामाजिक वर्गों का गठबंधन था, देखिए इस सरकार ने जो काम किए हैं वो भी आप सब पॉइंट करके लिख लीजिए। 30 का सब पॉइंट, पहला सब पॉइंट, अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्र सरकार के नियंत्रण में रखे गए और निजी कारखानों और भू स्वामित्व को धीरे धीरे खत्म कर दिया गया। ये सारी चीजें सरकार के अंडर में आ गई। आगे बताया गया कि यह सरकार कब तक चली है, यानी यह कार्यक्रम 1953 तक चला है, जब सरकार ने समाजवादी बदलाव का कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। 1958 में लंबी छलांग वाले आंदोलन की नीति के जरिए देश का तेजी से औद्योगिकरण करने की कोशिश की गई है। लोगों को अपने घर के पिछवाड़े में इस्पात की भट्टियां लगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। ग्रामीण इलाकों में पीपुल्स कम्यून्स, जहां लोग इकट्ठे काम जमीन के मालिक थे और मिलजुल कर फसल उगाते थे, ये शुरू किए गए हैं। यानी इन सबका ये प्रयास है भाई, लंबी छलांग लगाने के लिए इन्होंने ये सब प्रयास किए हैं। यानी पीपल्स कम्यून करके इन्होंने एक संस्था बनाई है, जिसके जरिए जो लोगों के घर हैं उनके पीछे ही कारखाने स्थापित करवाए गए हैं, ताकि कैसे भी करके औद्योगिकरण को बढ़ावा मिले। तो यहां पर इसमें आप लिखेंगे सेकंड सब पॉइंट, इसे आप समझ जाएंगे। ग्रामीण इलाकों में पीपुल्स कम्यून्स, जहां लोग इकट्ठे जमीन के मालिक थे और मिलजुल कर फसल उगाते थे, ये शुरू किए गए। तो बताया भी गया 1958 तक 26,000 ऐसे समुदाय थे जो कृषक आबादी का 98% थे। तो ये बात भी यहां बोली गई है। तो हमें तो केवल इतना लिखना है कि पीपुल्स कम्यून्स क्यों स्टार्ट किए गए थे। स्टार्ट करने का उद्देश्य यह था कि कैसे भी करके औद्योगिकरण को बढ़ावा मिले। अब देखिए बताया गया कि माओ पार्टी द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पाने के लिए जन समुदाय को प्रेरित करने में ये सफल रहे हैं। उनकी चिंता समाजवादी व्यक्ति बनाने की थी। इनकी 5 चीजें प्रिय होंगी: पितृभूमि, जनता, काम, विज्ञान और जन संपत्ति। किसानों, महिलाओं, छात्रों और अन्य गुटों के लिए जन संस्थाएं बनाई गई, जैसे ऑल चाइना डेमोक्रेटिक वीमेंस फेडरेशन के 760 लाख सदस्य थे, ऑल चाइना स्टूडेंट फेडरेशन के 32,90,000 सदस्य थे,
लेकिन ये साक्ष्य और तरीके पार्टी में सभी लोगों को पसंद नहीं थे। यानी जो माओ से तुंग की जो पार्टी जो काम कर रही थी, जिसने ये 1949 में एक नई सरकार नए लोकतंत्र के साथ स्थापित की थी, तो इसमें इनके जो तौर तरीके थे काम करने के, इन तौर तरीकों से पार्टी के भीतर के कुछ नेता समर्थित नहीं थे, कुछ नेता जो थे सहमत नहीं थे। 1953-54 में कुछ लोग औद्योगिक संगठनों और आर्थिक विकास की तरफ ज्यादा ध्यान देने के लिए कह रहे थे। लियू शाओची और तंग सियाओफिंग ने कम्यून प्रथा को बदलने की कोशिश की, क्योंकि उनका मानना यह था कि यह बहुत कुशलता से काम नहीं कर रही थी। कम्यून प्रथा का मतलब यह था कि भाई जब मिलजुल कर लोग काम करेंगे, घर के पीछे कारखाना स्थापित करवा दिया है, उसमें यह होता था कि सब कुछ सब सरकार का ही। देखिए, एक आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, गवर्नमेंट जॉब में काम चोरी होती है, ये बात आप मानेंगे, सब लोग महसूस करेंगे और मानेंगे भी। कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि भाई कौन सा हमें ये गवर्नमेंट जॉब हम लग गई है, गवर्नमेंट लग तो गई है जॉब हमारी, कोई निकालने वाला इतनी जल्दी है नहीं, तो लोग काम चोरी करते हैं। तो यहां पर भी वही था, जब पीपुल्स कम्यून्स बना दिए गए तो कई लोग ऐसे थे जो सही से काम नहीं करते थे, या फिर काम में नजरअंदाज कर देते थे, काम को बिल्कुल लाइटली लेते थे, सिंसियरली लेते ही नहीं थे। तो इस वजह से यहाँ पर जो यहाँ के नेता हैं माओ की पार्टी के, वो इस बात को लेकर चिंतित हैं। वो ये कह रहे हैं कि पीपुल्स कम्यून्स वाली व्यवस्था इसको समाप्त किया जाए, क्यों कहीं ना कहीं ये आर्थिक प्रगति में बाधक बन रही है, क्योंकि सभी लोग अपनी पूर्ण दक्षता के साथ कार्य नहीं कर रहे हैं, अपनी पूरी लगन और शिद्दत के साथ कार्य नहीं कर रहे हैं, ऐसा इनका कहना था। तो यहां पर अब आप लोग क्या करेंगे, यहां पर हमने 30वें पॉइंट में 2 सब पॉइंट लिख लिए हैं। अब 30वें में 3rd सब पॉइंट और नोट डाउन कर लेंगे आप। 30वें में 3rd सब पॉइंट आप लिखेंगे, लियू शाओची और तंग शियाओफिंग ने कम्यून प्रथा को बदलने की कोशिश की, क्योंकि यह बहुत कुशलता से काम नहीं कर रही थी, क्योंकि यहां पर विश्व स्तरीय उत्पादन भी नहीं हो पा रहा था, यानी ग्लोबल स्टैंडर्ड की वस्तुएं भी नहीं बन पा रही थी, और लोग भी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे थे। इसलिए अब देखिए, यहां तक तो बात सही है। आगे चलकर यहां पर दर्शनों का टकराव हुआ। दर्शनों का टकराव का मतलब क्या है कि यहां पर एक पार्टी के भीतर ही जो विचारधारा है, वो अलग अलग विचारधाराओं का टकराव हुआ है। तो अब आपकी अगली हेडिंग है दर्शनों का टकराव 1965 से 78 के बीच में। अब बताया गया, समाजवादी व्यक्ति की रचना के इच्छुक माओवादियों और दक्षता की बजाय विचारधारा पर माओ के बल देने की आलोचना करने वालों के बीच संघर्ष चला। किन किन के बीच चला? एक तो जो दक्षता पर फोकस देने वाले थे, और एक वो लोग थे जो माओ की विचारधारा पर चलने वाले लोग थे। एक लोग तो ये कह रहे थे भाई जिसमें जैसी क्वालिटी है, जिसमें जैसी योग्यता है, उसके आधार पर उसे काम दिया जाए। कुछ लोग तो इसके फेवर में थे, कुछ लोग जो माओ ने व्यवस्था बनाई थी कम्यून वाली, पीपुल्स कम्यून वाली, उसके समर्थन में थे। तो ऐसे करके दोनों में विद्रोह छिड़ा है। तो यहां पर अब आप लोग क्या करेंगे, 31वां पॉइंट यहां पे नोट डाउन करेंगे। इसमें आप लिखेंगे, समाजवादी व्यक्ति की रचना के इच्छुक माओवादियों और दक्षता की बजाय विचारधारा पर माओ के बल देने की आलोचना करने वालों के बीच संघर्ष चला। बताया गया कि माओ द्वारा 1965 में छिड़ी गई महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति इसी संघर्ष का नतीजा थी, और ये इन्होंने अपने आलोचकों का सामना करने के लिए स्टार्ट की थी। तो यहां पर आप पहला सब पॉइंट लिखेंगे, माओ द्वारा 1965 में छिड़ी गई महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति इसी संघर्ष का नतीजा था। इसी में सब पॉइंट 31 का सेकंड सब पॉइंट, पुरानी संस्कृति, पुराने रिवाजों और पुरानी आदतों के खिलाफ अभियान छेड़ने के लिए रेड गार्ड्स, मुख्यतः छात्रों और सेना का इस्तेमाल किया गया। तो दर्शनों का टकराव क्यों हुआ है? क्योंकि कुछ लोग इसके फेवर में हैं कि काम जो है दक्षता के आधार पर सौंपा जाए, और कुछ लोग जो है माओ की जो विचारधारा है कि सबको कॉमन रूप से काम दिया जाए, इसके समर्थन में है। तो ऐसे करके यहां पे दर्शनों का टकराव हुआ है। अब देखिए, फिर से जरूरत महसूस की जाने लगी कि यहां पर कुछ नया सुधार करना आवश्यक है। तो 1975 में एक बार फिर पार्टी ने अधिक सामाजिक अनुशासन और औद्योगिक अर्थव्यवस्था का निर्माण करने पर जोर दिया है। तो ये 3rd सब पॉइंट है आपका, 31 का 3rd सब पॉइंट। 1975 में एक बार फिर पार्टी ने अधिक सामाजिक अनुशासन और औद्योगिक अर्थव्यवस्था का निर्माण करने पर जोर दिया। अब यहां के बाद से जो है चाइना की इकोनॉमी में रॉकेट लग गया है, रॉकेट की रफ्तार से यहां की इकोनॉमी बढ़ना स्टार्ट हो गई है। तो यहां की अब आपकी अगली सब हेडिंग है 1978 से शुरू होने वाले सुधार। इसमें आपका 32वां पॉइंट है। इसमें आप लिखेंगे, 1978 में पार्टी ने आधुनिकीकरण के अपने 4 सूत्री लक्ष्य की घोषणा की।
यह था विज्ञान, उद्योग, कृषि और रक्षा विकास। अब देखिए यहां पर जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी है, इसने पहली कंडीशन रख दी है, पार्टी से सवाल जवाब न करने की हद तक बहस की इजाजत थी, यानी उससे कोई सवाल जवाब नहीं करेगा। तो यहां पे 1978 से सुधार स्टार्ट हुए हैं। उन सुधारों में 4 चीजों को केंद्र में रखा गया है। एक तो विज्ञान, दूसरा उद्योग, तीसरा कृषि और चौथा है रक्षा का विकास। इस नए और आजाद वातावरण में, जैसे कि 60 साल पहले 4 मई के आंदोलन के समय था, नए विचारों का रोमांचकारी भंडार फूट पड़ा। 5 दिसंबर 1978 को दीवार पर लगे एक पोस्टर ने 5वीं आधुनिकता का दावा किया कि लोकतंत्र के बिना अन्य आधुनिकताएं कुछ भी नहीं बन पाएंगी। देखिए ऐसा नहीं है कि ये जो 1978 से नए विचार स्टार्ट किए गए, नया 4 सूत्री लक्ष्य निर्धारित किया गया है, इसका विरोध नहीं हुआ है, इसका भी विरोध हुआ है, लेकिन फिर भी जो ये नेता हैं वो इसको सही साबित करने में जुटे पड़े हैं। इन्होंने क्या किया है, उसने गरीबी न हटाने और लैंगिक शोषण खत्म न कर पाने के लिए सीसीपी की आलोचना की है। कहने का मतलब क्या है कि जो इन्होंने 4 सूत्री लक्ष्य रखे हैं, इसके विरोध में भी चाइना के अन्य लोग खड़े हो गए हैं। तो इन्होंने इस पार्टी की, यानी कि जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी, इसकी आलोचना की है। इन्होंने कहा कि ये लोग पहले कह रहे थे साम्यवादी सरकार स्थापित करेंगे, समाजवाद स्थापित करेंगे, गरीबी हटाएंगे, लैंगिक शोषण को खत्म करेंगे, लेकिन ये इसमें असफल रहे हैं। तो यही सब चीजें यहां पर भी हैं। इसके लिए उसने पार्टी के अंदर से ही ऐसे दुर्व्यवहारों के उदाहरण पेश किए। इन मांगों को दबाया गया, लेकिन 1989 में 4 मई के आंदोलन की 70वीं सालगिरह पर बहुत से बुद्धिजीवियों ने ज्यादा खुलेपन के और कड़े सिद्धांतों को खत्म करने की मांग की। बीजिंग के तियानमेन चौक पर छात्रों के प्रदर्शन को क्रूरतापूर्वक दबाया गया और दुनिया भर में इसकी आलोचना भी हुई। यानी कहने का मतलब यह है कि जो इन्होंने 1978 के बाद सुधार स्टार्ट किए थे, अगर इनको आपको आसानी से समझना है तो इसका मतलब ये 1978 के बाद जो नए सुधार स्टार्ट किए गए हैं, ये कहकर कि अब नए सुधार हमारी अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास करेंगे, इसके विरोध में भी कुछ लोग खड़े हुए हैं। और उन लोगों ने सीसीपी की, यानी कि चीन कम्युनिस्ट पार्टी की आलोचना की है कि इन लोगों ने ना तो गरीबी हटाई है, ना ही लैंगिक शोषण खत्म किया है। तो इसके विरोध में प्रदर्शन वगैरह भी हुए हैं। तो तियानमेन चौक पर जो प्रदर्शन हुआ है उसको इन्होंने बर्बरतापूर्वक तरीके से, यानी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने बर्बरतापूर्वक तरीके से उसको दबाया है। इसकी दुनिया भर में निंदा भी हुई है। तो ये बात यहां पर बताई गई है। अब देखिए यहां तक तो चीजें स्पष्ट हो गई हैं, इसमें कुछ ज्यादा था नहीं, हमें केवल इतना ही लिखना था। अब अगली सब हेडिंग है ताइवान का किस्सा। ताइवान के साथ क्या हुआ? तो बताया गया कि चीनी साम्यवादी दल द्वारा पराजित होने के बाद चियांग काई शेक 30 करोड़ से अधिक अमेरिकी डॉलर और बेशकीमती कलाकृतियां लेकर 1949 में ताइवान भाग निकले। वहां पर उन्होंने चीनी गणतंत्र की स्थापना की। भाई ताइवान एक अलग प्रदेश था, तो यहां से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से पराजित होने के बाद जो यहाँ की नेशनल पीपुल्स पार्टी के नेता हैं चियांग काई शेक, ये ताइवान भाग निकले हैं और यहां पर इन्होंने चीनी गणतंत्र की स्थापना की है। तो यहां पर अब आप लोग क्या करेंगे, 33वां पॉइंट यहां पर आप लिखेंगे। इसमें आप लिखेंगे चीनी साम्यवादी दल द्वारा पराजित होने के बाद चियांग काई शेक 1949 में ताइवान भाग निकले और वहां उन्होंने चीनी गणतंत्र की स्थापना की। यह आपका 33वां पॉइंट है। आगे बताया गया है 1849 से 95 में जापान के साथ हुई लड़ाई में यह जगह चीन को जापान के हाथ सौंपनी पड़ी थी। यानी कि ताइवान वाला जो किस्सा बताया गया कि 1994-95 में जब जापान ने चाइना पर आक्रमण किया था, तो बदले में जब चाइना की हार हो गई थी, तो बदले में चाइना वालों ने ताइवान को जापान को सौंप दिया था और तब से यह जापानी उपनिवेश बना हुआ था। कायरो घोषणा पत्र और पोट्सडैम घोषणा के द्वारा चीन को संप्रभुता वापस मिली है। तो यहां पर यह चीज बताई गई है कि कायरो घोषणा पत्र है और पोट्सडैम उद्घोषणा है, इसके बाद चीन को संप्रभुता, यानी अपने काम में कोई विदेशी व्यक्ति टांग नहीं अड़ाएगा, तो ऐसा करने की आजादी मिली है। तो यहां पर ये नोट में आपको लिखना पड़ेगा, नोट में आप लिख लेना 1894-95 में जापान के साथ हुई लड़ाई में देखिए यहां पर आप नोट करके मत लिख लीजिए, यहां पर आप 34वां पॉइंट करके लिख लीजिए। 34वां पॉइंट आप करके आप लिखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। 1894-95 में जापान के साथ हुई लड़ाई में
यह जगह चीन को जापान के हाथ में सौंपनी पड़ी थी। तब से वह जापानी उपनिवेश बनी हुई थी। ये ताइवान जो था वो जापान का उपनिवेश रहा था। इसी में 34 का पहला सब पॉइंट, कायरो घोषणा पत्र 1943 और पोट्सडैम घोषणा के द्वारा चीन को संप्रभुता वापस मिली। अब देखिए, चियांग जो काई शेक हैं जिन्होंने यहां पर 1949 में ताइवान में चीनी गणतंत्र की स्थापना की है, तो इनके बारे में बताया गया है। चियांग काई शेक के नेतृत्व में कुओमिंतांग ने एक दमनकारी सरकार की स्थापना की, क्योंकि नेशनल पीपुल्स पार्टी है तो इसने यहां पर एक दमनकारी सरकार की स्थापना की है। बोलने की और राजनीतिक विरोध करने की आजादी छीन ली गई है। सत्ता की जगहों से स्थानीय आबादी को पूरी तरह से बाहर कर दिया गया है। फिर भी उन्होंने भूमि सुधार लागू किया है, जिसके चलते खेती की उत्पादकता बढ़ी है। उन्होंने अर्थव्यवस्था का भी आधुनिकीकरण किया, जिसके चलते 1973 में कुल राष्ट्रीय उत्पाद के मामले में ताइवान पूरे एशिया में जापान के बाद दूसरे स्थान पर रहा। यानी बेशक तानाशाही की सरकार इन्होंने स्थापित की है, लेकिन फिर भी इन्होंने भूमि सुधार लागू किए हैं, उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रयत्न किए हैं, आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया है। इसकी वजह से ताइवान जो है पूरे एशिया में जापान के बाद दूसरे स्थान पर आ गया है। तो यहां पर अब आप लोग क्या करेंगे, 35वां पॉइंट यहां पे लिखेंगे, चियांग काई शेक के नेतृत्व में कुओमिंतांग ने एक दमनकारी सरकार की स्थापना की। फिर भी उन्होंने भूमि सुधार लागू किया, जिसके चलते खेती की उत्पादकता बढ़ी, और उन्होंने अर्थव्यवस्था का भी आधुनिकीकरण किया। यह आपका 35वां पॉइंट है। तो यहां बताया कि अर्थव्यवस्था जो मुख्यतः व्यापार पर आधारित थी, लगातार वृद्धि करती गई है। और लेकिन ये अहम बात यह है कि अमीर और गरीब वर्ग के बीच का जो अंतराल है लगातार घटता गया। यानी कहने का मतलब अमीर गरीब के बीच का जो अंतराल है, गरीब भी अब अमीर के साथ साथ कंधा मिलाने के लिए तैयार हो गई है। ताइवान की स्थिति बताई गई है, चाइना की बात नहीं हो रही, ये केवल ताइवान की बात हो रही है। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां तक चीजें स्पष्ट हैं। अब देखिए आगे बताया गया ताइवान का एक लोकतंत्र में रूपांतरण और भी नाटकीय रहा है। 1975 में चियांग की मौत के बाद धीरे धीरे शुरू हुआ, और 1887 में जब फौजी कानून हटा लिया गया तथा विरोधी दलों के कानूनी को इजाजत मिल गई, तब इस प्रक्रिया में गति पकड़ी। कहने का मतलब क्या था कि जो कुओमिंतांग के नेता हैं चियांग काई शेक, इन्होंने शुरुआत में सरकार स्थापित की है, वो तो दमनकारी सरकार है। लेकिन जब चियांग काई शेक की मृत्यु हो गई है, तो उसके बाद फिर से लोकतंत्र स्थापित करने की मांग फिर से उठ खड़ी हुई है। तो यहां पर 36वां पॉइंट यहां पर लिखेंगे, इसमें आप लिखेंगे 1975 में चियांग की मौत के बाद लोकतंत्रीकरण शुरू हुआ, और 1887 में जब फौजी कानून हटा लिया गया, तब विरोधी दलों को कानूनी इजाजत मिल गई, तब इस प्रक्रिया ने गति पकड़ी। तो ऐसे करके ताइवान में फिर लोकतंत्र की स्थापना हुई है। तो यहां पे वही सब चीजें बताई गई हैं कि पहले स्वतंत्र मतदान ने स्थानीय ताइवानियों को सत्ता में लाने की प्रक्रिया शुरू की है। आगे बताया गया राजनयिक स्तर पर अधिकांश देशों के व्यापार मिशन केवल ताइवान में ही है। उनके द्वारा ताइवान में पूर्ण राजनयिक संबंध और दूतावास रखना संभव नहीं है, क्योंकि ताइवान को चीन का ही एक हिस्सा माना जाता है, ऐसा चीन दावा करता है, जबकि ताइवान वाले ये मानते हैं कि हम चाइना से स्वतंत्र हो गए हैं। तो ये सब विवाद का मुद्दा है, करंट का इश्यू भी है। हालांकि हम इसमें इतना ज्यादा लिखना नहीं चाहेंगे, क्योंकि ये करंट में आता रहता है। तो यहां वही बताया गया कि मुख्य भूमि के साथ पुनः एकीकरण का प्रश्न अभी भी विवादास्पद मुद्दा होकर रहा है। यानी ताइवान वाले अपने आप को पृथक मानते हैं। भाई चियांग काई शेक की मृत्यु के बाद ताइवान के जो नेता हैं वो तो ये दावा करते हैं चाइना से अलग हो गए हैं, अब चाइना से हमारा कोई संबंध नहीं है। जबकि एक और जो चाइना है, चाइना ये देखता है कि नहीं, ये हमारा ही प्रदेश है और यहाँ पर हमारे ही रूल्स रेगुलेशन फॉलो होने चाहिए। तो ये सब चीजें यहाँ पर टकराव की बात होती है। संभवतः चीन ताइवान को एक अर्धस्वायत्त क्षेत्र के रूप में स्वीकार कर लेने में सहमत हो जाएगा, ऐसी संभावना है। तो ये तो वर्तमान का मुद्दा है। अब इसमें जो भी हो, तो हमने जो यहाँ पर देखा है, हमने जो समझा है, वो यहाँ पर लिख लिया है। तो यहाँ पर आपका 36वां पॉइंट आपने लिख लिया है, ठीक है।
इसी के साथ आपका जो पार्ट 2 है ये कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर आपका पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। चूंकि चैप्टर काफ़ी लंबा है इसलिए इसका पार्ट 3 भी आएगा और पार्ट 3 भी जल्दी आएगा। और इसके बाद मैं आपको बता दूं, आपकी क्लास 12 की हिस्ट्री है वो भी फिर प्रॉपर रूप से आएगी। आप लोग निराश ना हो, कंटेंट आपको पूरा मिलेगा, कंटेंट आपका पूरा करवाया जाएगा। मैं बीच में कोई भी कंटेंट नहीं छोड़ता हूं। तो आप लोग जुड़े रहिए, बने रहिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।